डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशंस ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। अब इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हम सॉलिड को कैसे क्लासिफाई करते हैं कंडक्टर्स में, सेमीकंडक्टर्स में और इंसुलेटर्स में। तो इससे पहले भी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं छोटी क्लासेस में, जिसमें हमने कंडक्टर्स को, सेमीकंडक्टर्स को और इंसुलेटर्स को डिफाइन किया है और उस क्लास की रेंज के हिसाब से हमने उसको समझने की कोशिश की है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। वो रिलेशन ये रहेगा कि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बीच में एक रिलेशन होता है कि जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय कंडक्टिविटी। सो राइट, सो बोथ आर रिलेटेड लाइक दिस विद वन अनदर। ओके, सो हम सबसे पहले सॉलिड की बात करते हैं। तो सॉलिड को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या हम क्लासिफाई कर सकते हैं। कंडक्टर्स हो सकते हैं, सेमीकंडक्टर्स हो सकते हैं और इंसुलेटर्स हो सकते हैं। तो कंडक्टर्स को हम मेटल की श्रेणी में भी रख देते हैं, ये दूसरा नाम हम इसके लिए भी कभी यूज़ कर लेते हैं। तो कंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी होती है, वो होती है 10⁻² टू 10⁻8 ओम मीटर, ये इसके यूनिट रहेंगे, इस रेंज की होती है। और जो इसकी कंडक्टिविटी होगी वो इन्वर्स ऑफ रेजिस्टिविटी होगी, तो वो आ जाएगा 10⁻² टू 10⁻+8 साइमन मीटर -1। सो इसी तरीके से जो सेमी कंडक्टर्स होंगे, सेमी मीन्स कुछ उसके करेक्टर जो होंगे वो कंडक्टर के साथ मैच करेंगे, इसलिए हम उसको सेमी कंडक्टर कह देते हैं। और इसमें जो रेजिस्टिविटी इसकी होगी 10⁻5 से लेके 10⁻+6 ओम मीटर की रेंज की होगी। और कंडक्टिविटी उसका जो इन्वर्स होगा, तो दिस इज 10⁻5 टू 10⁻6 साइमन मीटर -1 की रेंज की होगी। और यदि हम इंसुलेटर की बात करें तो उसमें जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टिविटी जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी और ये होगी 10⁻11 टू 10⁻19 ओम मीटर की रेंज की होगी। एंड the conductivity, that is the inverse of resistivity. It is of the order of 10⁻11 to 10⁻19 साइमन मीटर -1। पर यदि हम बात करें कि हम यही इस बात को बेस रखें, हम रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी को ही कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर को क्लासीफाई करने का बेस रखें, तो ऐसा नहीं है। ये रेंज जो है भी इससे आगे पीछे भी हो सकती है, ये मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है। और यही केवल और केवल एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता कि हम किसी सॉलिड को कंडक्टर कहें या फिर सेमी कंडक्टर कहें या इंसुलेटर की श्रेणी में रखें। हम अपनी चर्चा को इन तीनों में से सेमीकंडक्टर के ऊपर फोकस करते हैं और इसके साथ आगे बढ़ते हैं। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो आगे फर्दर उनको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स और कंपाउंड सेमीकंडक्टर। तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर का सिंपल साफ साधारण मतलब ये है कि वो एक सिंपल सीधा स्पाट एक एलिमेंट होगा। जैसे हम सिलिकॉन को एक सेमीकंडक्टर कह देते हैं या जर्मेनियम को एक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और यदि आप दो एलिमेंट को किसी फिक्स रेशियो में आप कंबाइन कर देते हैं तो उसको हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर कह देते हैं। अब ये जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर होते हैं वो आगे फिर कैटेगराइज हो जाते हैं इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स में, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स में और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के रूप में। तो जो इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर का यदि हम उदाहरण समझना चाहें तो ये हो जाएगा जैसे कैडमियम सल्फाइड हो जाएगा, इंडियम फॉस्फाइड हो जाएगा, गैलियम आर्सेनाइड हो जाएगा और कैडमियम सेलेनाइड हो जाएगा। सो दीज आर ऑल द इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स। एंड यदि हम ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो इसके उदाहरण हो सकते हैं एंथ्रासीन हो सकता है या डॉप थैलोसाइनाइन, थैलोसाइनानाइन हो सकता है। और जो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं इसमें पॉली एनिलीन इसका एक एग्जांपल हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अब सवाल इस चैप्टर का जहाँ तक है, जहाँ तक आपकी क्लास का सवाल है, तो हम इसमें अपने जो डिस्कशन है उसको हम फोकस करेंगे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात होगी। और इनऑर्गेनिक का जो सेमीकंडक्टर्स की बात इस टाइम मोस्ट कॉमन की जाती है। पहले इसी की ही बात की जाती थी, बट आफ्टर 1990 this the organic and organic polymers are used in the polymer technology and the molecular electronics as well. So this is all about the classification of the solids into different categories, and we'll focus our discussions now on to elemental semiconductor, which are silicon and germanium. Thank you. Well,
We are going to discuss about the classification of metals, conductors and semiconductors. So हमने चर्चा किया था कि जो हम कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को की क्लासिफिकेशन करते हैं और उसका यदि हम ये बेस सोचें कि ये सिर्फ कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के ऊपर ही क्लासिफाई किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है. There are another ways to classify the conductors, semiconductors and insulators as well. So हम शुरू करते हैं कि हम बोहर एटॉमिक मॉडल से हम बात करना शुरू करते हैं. बोहर एटॉमिक मॉडल की यदि हम बात करें तो हम एक एक एटम जो है हमारे पास उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के किनारे जो है वो इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर डायनामिकली स्टेबल ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं और जब तक वो उन ऑर्बिट्स में घूमते हैं तो वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करते. ये हमने पढ़ रखा है. हम उदाहरण के लिए एक पोटाशियम एटम का इस्तेमाल करते हैं आपको समझाने के लिए. उसके बीच में ये न्यूक्लियस है जिसके बीच में प्रोटॉन्स होंगे और इसके किनारे जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, फिर उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर थर्ड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है और आगे ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, राइट. और इसी तरीके से कॉपर का भी एग्जांपल हमने लिया है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम. पर होता यूं है कि यदि ये सब एटम बेशक एक हम पोटाशियम की बात करें या कॉपर की बात करें, जब ये एक सॉलिड की फॉर्म लेता है, मतलब सब एटम जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ये जो इसके ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक अलग शेप लेते हैं. मींस दे दे कम क्लोजेस्ट टू वन अनदर. और कई बार ऐसा होता है कि जैसे एटम एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, तो इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं और ओवरलैप करने से ऐसा होता है कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का नहीं रह पाता है जैसे एक इंडिविजुअल एटम का होता है. होता यूं है कि जैसे इनसाइड द क्रिस्टल में क्या होगा, ईच इलेक्ट्रॉन हैज़ ए यूनिक पोजीशन. हर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी अपनी एक एड्रेस होता है, उसकी अपनी एक यूनिक पोजीशन होती है और उसके किनारे जो उसके नेबरर्स होते हैं, जो उसके पड़ोसी होते हैं, वो हर एक इलेक्ट्रॉन के अलग अलग होते हैं. मैं यूं कहूँ कि कोई दो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं होंगे जिनका आस पड़ोस सेम होगा. आप सिंपली इसको ऐसे समझ सकते हैं, नो टू इलेक्ट्रॉन सी एग्जैक्टली द सेम पैटर्न ऑफ सराउंडिंग चार्जेस. उसके किनारे जो सराउंडिंग चार्ज होगा वो एक तरीके का नहीं होगा. अब यदि एक तरीके का सराउंडिंग चार्ज नहीं होगा तो इस वजह से क्या होगा, ईच इलेक्ट्रॉन विल हैव द डिफरेंट एनर्जी लेवल. तो हर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका एनर्जी का लेवल जो है वो अपना अपना होगा, अलग अलग होगा. और जब ये सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं ओवरलैपिंग की वजह से एक दूसरे सॉलिड में, जब ये एटम सॉलिड का फॉर्म लेते हैं तो ये सारे डिफरेंट एनर्जी लेवल जो होते हैं वो एक बैंड बना देते हैं. बैंड का मतलब एक पट्टी जैसी बना देते हैं एनर्जी लेवल्स की. एनर्जी लेवल्स की जब एक पट्टी बन जाती है तो उसको हम बैंड बोलते हैं. आप यहाँ देख सकते हैं इस फिगर में, आप देखिए ये एनर्जी लेवल ऑफ द सिंगल आइसोलेटेड एटम है. अकेले एटम का एनर्जी लेवल आप देख लीजिए, सिंगल लाइन है, एक वैल्यू ऑफ एनर्जी है, ये सेकंड वैल्यू ऑफ एनर्जी है, ये थर्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी है. ये कहाँ से आ रही है, क्योंकि एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज गिवन बाय -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और इससे आप देखेंगे व्हेन एन इज इक्वल टू 1 2 3, तो एक सिंगल लाइन ही अलाउड है, इतनी ये एनर्जी है. बट जब ये सॉलिड का पार्ट बनता है, एटम एक सॉलिड का पार्ट बनता है, तो उसकी सराउंडिंग चेंज हो जाती है, ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो जाते हैं. इसलिए इस पट्टी में फॉर एग्जांपल हम एन इज इक्वल टू 1 पुट करें तो ये देखो कितनी ज़्यादा एनर्जी जो अलग अलग एनर्जी लेवल जो है वो अलाउड है. जब एनर्जी लेवल्स एक ही पॉइंट के ऊपर ज़्यादा हो जाएं तो उसे एक बैंड बन जाता है, पट्टी बन जाती है. ये है फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, राइट. एनर्जी बैंड विच इंक्लूड द एनर्जी लेवल ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो एनर्जी बैंड किस चीज़ का बनता है, इसमें एनर्जी लेवल्स होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के. जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके एनर्जी लेवल्स जो हैं अलग अलग हो जाएंगे और आस पड़ोस में उसके आसपास लाई करेंगे, तो उससे क्या बनता है, बैलेंस बैंड बन जाता है. एक बार फिर से हम पढ़ते हैं इसको, एनर्जी बैंड विच इंक्लूड, उस एनर्जी बैंड में जिसमें एनर्जी लेवल्स होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन के, उसको हम बैलेंस बैंड बोलते हैं. और एनर्जी बैंड एक अलग एनर्जी बैंड जो बैलेंस बैंड के ऊपर होता है, अबव द बैलेंस बैंड,
दिस इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। ये बैंड एम्प्टी होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है अनऑक्यूपाइड लेवल। ये अनऑक्यूपाइड लेवल का मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। और ये जब आप जैसे आप पोटाशियम की बात करें, एक सिंगल एटम है। अब एक पोटाशियम एक सॉलिड फॉर्म में यदि हम इसको ले आए, सारे एटम इसके यदि कंबाइन होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो ऐसे अलग अलग एनर्जी लेवल्स जो हैं उनकी एक पट्टी बन जाएगी और ये भी खाली रहेगा। एंड दिस एम्प्टी बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। ये देखिए, ये जो पट्टी होगी इसको हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड, राइट। इसमें इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेस होता है, खाली होता है ये जगह, राइट। विद नो एक्सटर्नल एनर्जी ऑल बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप देखिए जैसे यहाँ आप देख सकते हैं एक एटम का के बैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये कंबाइन करेंगे सभी एटम तो की बहुत ज़्यादा जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं ये बैलेंस बैंड में इकट्ठे हो जाते हैं। So this band is called the balance band. With no external energy उनकी कोई नहीं होगी, all balance electron will reside in the balance band. सारे जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और उस जगह का नाम होता है बैलेंस बैंड, राइट। अब हम यदि आगे बात करते हैं, हम अगले डायग्राम में चलते हैं। यदि ऐसा हो, ये देखिए ये खाली जगह और ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो फील्ड स्पेस होगा, इसको हम बोलते हैं बैलेंस बैंड। और ये जो बैंड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं इनर बैंड्स, ये इनर बैंड्स होंगे, ओके। ऐसा यदि हो, यहाँ देखिए ये जो जगह है इसको आप ध्यान से देखिए, अब इसमें क्या होगा कि सारे जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे सभी एटम्स के, वो यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, ओके। इसलिए इसको बैलेंस बैंड बोलते हैं। इसके ऊपर वाला जो स्पेस होगा ये वैकेंट होगा, ये खाली होगा, इसलिए हम इसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। अब आपने देखना है कि होगा क्या। ये वाला जो पार्ट होगा, दिस बैंड इज कॉल्ड द कंडक्शन बैंड। यदि ऐसा हो जाए कि इसका कुछ पार्ट जो है वो कंडक्शन बैंड का और बैलेंस बैंड का, हम इसको ऐसे बनाते हैं, यदि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का कुछ पार्ट यदि कॉमन हो जाता है, आप यहाँ देखें, आप इसमें ये वाला पार्ट जो है वो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का ये वाला पार्ट जो कॉमन हो गया, इससे क्या होगा, जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अपनी ओरिजिनल एनर्जी के साथ विद नो एक्स्ट्रा एनर्जी, वो बड़े आराम से कंडक्शन बैंड में भी घूम लगेंगे। और यदि वो कंडक्शन बैंड में घूमेंगे तो वो कंडक्ट करेंगे मीन्स इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, एक कंट्रोल्ड फ्लो होगा। तो ऐसी स्टेट में हम इनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। तो कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड जो है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं, ओके। अब हम यहाँ से स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इफ लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड, यहाँ देखिए आप इसका नीचे वाला हिस्सा और बैलेंस बैंड का ऊपर वाला हिस्सा, इफ द लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड happens to overlap with the highest energy level of the balance band, यदि कंडक्शन बैंड का लोअर पार्ट और बैलेंस बैंड का अपर पार्ट यदि ओवरलैप करते हैं, then the electrons from the balance band can easily move to the conduction band and there will be the flow of current, right। तो उससे कंडक्शन होता है और इस स्टेट को हम बोलते हैं कंडक्टर्स, सॉलिड की स्टेट को हम बोलते हैं कंडक्टर्स। सो नॉर्मली होता है, ऐसा होता है कि जो कंडक्शन बैंड होता है नॉर्मली इट विल रिमेन एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द टाइम ये खाली रहता है, ओके। बट व्हेन इट ओवरलैप विद द बैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली इनटू इट एंड दिस इज द केस ऑफ द मेटालिक कंडक्टर। ये मैंने आपके साथ अभी डिस्कस कर लिया, अभी इसका हमने टेक्स्ट पढ़ लिया। सो ये इनको बोलते हैं मेटालिक कंडक्टर्स। और अगले स्टेप में हम चलते हैं। इफ देर इज सम गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड, यदि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में गैप रहता है, ओके। आप इस डायग्राम में यहाँ देख सकते हो, यदि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में गैप रहता है, जो बैलेंस बैंड है वो आप यहाँ देख सकते हो, कंडक्शन बैंड आप यहाँ देख सकते हो। यदि इन दोनों के बीच में गैप रहता है मीन्स जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड में फ्रीली नहीं जा पाते हैं या कुछ एनर्जी देने के बाद भी वो यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, तो ऐसी सॉलिड की स्टेट को हम इंसुलेटर्स बोलते हैं, ओके। सो दिस मेक्स द मटेरियल इंसुलेटर। इस सॉलिड की इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। आप यहाँ देख सकते हैं
बैलेंस बैंड के सारे इलेक्ट्रॉन जब यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, ये आपने पढ़ा है कि जो ये देखिए ये वाला जो पार्ट है इसमें ये बैलेंस बैंड है, इसमें बैलेंस शेल के सब इलेक्ट्रॉन एक जगह इकट्ठे हैं और उसकी अपनी जो है कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं, अपनी ओरिजिनल एनर्जी लेवल्स के, जिस एनर्जी लेवल्स के हैं उसी एनर्जी के साथ वो यहाँ इकट्ठे हैं। अब ये कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड इससे काफ़ी दूर है, ये देखिए ये वाला पार्ट जो है वो कंडक्शन बैंड है, राइट। अब इसके बीच में गैप है, एक बैंड गैप है, और इस गैप को यदि इलेक्ट्रॉन नॉर्मली क्रॉस नहीं कर पाता तो वो इंसुलेटर का काम करता है, वो कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी उसमें। ओके, अब हमने कंडक्टर के बारे में भी बात कर ली, इंसुलेटर्स के बारे में भी बात कर ली, अब हम सेमी कंडक्टर की बात करते हैं। तो नाम ही बहुत सुंदर है, सेमी मीन्स इनकम्प्लीट, हाफ, और कंडक्टर, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज कंडक्टर की रहेंगी और कुछ इंसुलेटर्स की रहेंगी, इसलिए ये बीचों बीच में है। तो आप यहाँ देखें, बट सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बैलेंस बैंड मे गेन सम एक्स्ट्रा एनर्जी टू क्रॉस द गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड। यदि ये गैप कम हो जाए, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है वो कम हो जाए ना, आप यहाँ देख सकते हैं कि दिस बैंड गैप इज नाउ नाउ लीस्ट इन दिस केस। हम डायग्राम में आपको बताएं कि ये देखिए ये रहा आपका बैलेंस बैंड और इसके नज़दीक यहाँ देखिए ये रहा आपका कंडक्शन बैंड। तो दिस इज द कंडक्शन बैंड, right? Now balance band and conduction bands are separated by a very small energy gap, that is called band gap. Now this band gap is very small. तो इसमें क्या होगा कि यदि इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में है उनको यदि हम थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, उसका सोर्स अलग अलग हो सकते हैं, वो एनर्जी देने के बाद यदि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा, और सॉलिड की इस स्टेट को हम सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं। वी कैन से दीज एज सेमी कंडक्टर्स। ओके, सो अब हम इसका कुछ टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, कुछ एडिशनल चीज़ होगी तो उसको हम समझ लेंगे। बट सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बैलेंस बैंड मे गेन सम एक्सटर्नल एनर्जी, किसी भी सोर्स से हम उनको एक्सटर्नल एनर्जी देंगे टू क्रॉस द गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड, ताकि जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप है, एनर्जी गैप, वो इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस बैंड में है वो उसको क्रॉस कर जाए और कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए, और जैसे ही वो कंडक्शन बैंड में पहुंचते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी देने के बाद दे स्टार्ट कंडक्टिंग। सो सच अ स्टेट ऑफ द सॉलिड इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर्स, राइट। सो अब हमने देखा कि जैसे प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की रिलेशन से हम डिफाइन कर रहे थे कि कौन से मटेरियल जो है वो सॉलिड कंडक्टर की कैटेगरी में आएंगे और कौन से इंसुलेटर की कैटेगरी में आएंगे और कौन से सेमी कंडक्टर की कैटेगरी में आएंगे। और इस यहाँ हमने ये पढ़ा कि जो बैंड गैप बिटवीन द कंडक्टर एंड बैलेंस बैंड, इट ऑल्सो डिसाइड द बिहेवियर ऑफ द सॉलिड, whether it acts as a conductor, insulators or semiconductors. So this is all about this text.